Good morning, students. Today we will start our next chapter, chapter number 4, Organization of Data. अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया था हमारे स्टैटिस्टिक्स टर्म का, और वो था कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a form that comparison of all the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. इसका मतलब क्या है कि जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ अरेंजमेंट्स करने. किस तरह से अरेंजमेंट करेंगे अपने फिगर्स को, अपने फैक्ट को, अपने डेटा को. इस तरीके से करेंगे कि अगर हमें उसका कंपैरिजन किसी के टाइम के साथ करना पड़ जाए, कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ सिमिलर डेटा, क्योंकि मास मतलब बहुत बड़ा जो हमारे पास जो सेम डेटा है, सिमिलर फॉर्म में जो हमारे पास डेटा है, उनका कंपैरिजन कर सके. ठीक है, मे बी फैसिलिटेटेड, ताकि हमें इजी हो जाए. वो इस तरीके से हमने करना है डेटा को अरेंज, ताकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो काम है, वो क्या हो जाए, फैसिलिटेट, इजी हो जाए. एंड फर्दर एनालिसिस में भी पॉसिबल, और आगे अगर हमें एनालिसिस करना है उसका तो वो भी इजीली हो जाए. ठीक है. एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूट दीज इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, तो इसका मीन बेसिकली कहाँ जाता है. जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक जस्ट रॉ डाटा होता है हमारे पास, जिसको रफ डाटा कहते हैं. तो उस डाटा को हमें सिस्टमेटिकली कहीं ना कहीं अरेंज करना पड़ता है. ठीक है, तभी हम कहते हैं कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, तो हमारे लिए तरीका ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेटा को इनटू डिफरेंट क्लासेस के अंदर. अलग अलग क्लासेस में कैसे बांटेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली उनका बनता है, हम उस डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं और डिफरेंट ग्रुप्स और क्लास हम बना देते हैं. तो ऑटोमेटिकली हमारा डाटा अरेंज हो जाता है. जब अरेंज हो गया तो वी कैन से दैट कि आवर डाटा क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया. हम ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है. इस एग्जाम्पल में हमें क्या शो हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने 10 तक यहाँ पे काउंटिंग करी है, सीरियल नंबर्स लिए हैं. और ये सीरियल नंबर क्या है, ये स्टूडेंट्स का वेट हमने चेक किया है. आप यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं, और क्लास 7th के स्टूडेंट्स का हम डेटा ले रहे हैं, उनका वेट चेक कर रहे हैं. क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फिजिकल टीचर है, उनको यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के गेम्स के लिए बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट करना है. ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए क्या करना है, बच्चों को सिलेक्ट करना है. तो उसके लिए उन्होंने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट रखी है कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स का हमें उनका वेट जो है वो पता होना चाहिए. तो हमने यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स लिए हैं इन अ क्लास 7th. तो उनकी सबकी अलग अलग हमने जो उनके वेट है वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं. किसी का 40, 45, 30, 35 समथिंग, 25, 48. ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए एक तरह का रॉ डाटा हमने कलेक्ट किया, यानी कि रफ डाटा. तो इस डाटे को हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते. कहीं पे इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें पहले उसकी जो भी हमने इंक्वायरी निकाली है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें पता होना चाहिए. हमें पता है जो फिजिकल टीचर है उनका ये ऑब्जेक्ट है कि जिन बच्चों की हाइट वेट जो होगा 50 से अबव होगा, तो उन बच्चों को दो स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द गेम. तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा. ये उनका मेन टारगेट है फिजिकल टीचर का. तो हमें उनका टारगेट पता है, उनको ऑब्जेक्ट पता है. हम उनको एज इट इज रॉ डाटा नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम उनको सिस्टमेटिकली कुछ ऑर्गेनाइज करके देंगे. ठीक है, हम उसको क्लासीफाई की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. डाटा को करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड हमने क्या पढ़ा था ऊपर, कि उनको क्लासेस में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्लासेस क्या बनाए, हमने 2 क्लासेस बना ली. बिलो 50 kg जो पर्सन हैं उनको सेपरेटली नोट डाउन कर लिया. अबव 50 kg जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अलग से लिख लिया, ताकि हमारे पास 2 अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन हो सके स्टूडेंट्स की.
और जो डाटा हमें अपने ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, हमें अपने टारगेट के लिए चाहिए, वही वो डाटा जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं फिजिकल टीचर को। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि हमने डाटा को अरेंज कर दिया क्लासेस के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, सो दैट वी कैन फुलफिल अवर ऑब्जेक्ट। तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना डाटा को। द रो डाटा मस्ट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि अभी हमने किया है, सच एज एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट्स का वेट लेके उनको क्लासीफाई किया है, तो हमारे पास तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं कि हम उनको कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को सेपरेट करना, रिच पर्सन और पुअर को सेपरेट करना, लिटरेट और इलिटरेट पर्सन को सेपरेट करना, है ना, तो क्लासीफाइड कर सकते हैं। ईच सच डिवीजन ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्लास। अब जिस तरह से हमने डिवीजन करी है उनको हम क्लास कहते हैं। ये फर्स्ट क्लास होगी, ये मेरी सेकंड क्लास होगी। और इसी तरह से अगर मैं नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाऊंगी, दैट इज कॉल्ड क्लास। क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं क्लास। एंड द प्रोसेस बाय विच डाटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास। अब जिस प्रोसेस को लेके हमने ये डिफरेंट जो क्लासेस बनाई हैं, इसी चीज को, इसी बेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसी का नाम क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बाद कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे क्लासिफिकेशन करने के? तो फर्स्ट है सिंप्लीकेशंस और द ब्रीफनेस। हमारा जो डेटा होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, उसका क्लासिफिकेशन करने का मेन ऑब्जेक्ट है कि एक तो सिंप्लिसिटी आ जाती है, सिंप्लीकेशन हो जाता है हमारा डेटा। जो भी रॉ डेटा था हमें उसको डिफाइन करना इजी हो जाता है। जैसे अभी हमने उनको 2 क्लासेस के अंदर डिफाइन कर दिया, तो हमें डेटा को शो करना इजी हो जाता है। और सेकेंडली जो भी हमारे पास डाटा है वो ब्रीफ हो जाता है। ब्रीफ मतलब अभी तक हमारे पास रो डाटा था, रो डाटा के अंदर पूरे 10 स्टूडेंट्स थे जिनका हमारे पास अबव 50 भी था, बिलो 50 भी था। ठीक है, लेकिन हमें अपने स्टूडेंट्स की एज वेट कितना चाहिए? अबव 50 kg। तो हमें अगर अबव 50 kg चाहिए तो रो डाटा में से हमने क्या किया, सिर्फ वही क्लास को चूज कर लिया, यानी कि हमारा डेटा क्या हो गया? ब्रीफ, यानी कि छोटा। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा एक तो क्लासिफिकेशन करने का ये ऑब्जेक्ट है कि डेटा हमारा ब्रीफ हो जाता है और सिंप्लीकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है कि हम डेटा लेते हैं डिफरेंट क्लासेस में, अगर हमें फर्क दिखाना हो, ठीक है, अगर हमें ये चीज शो करनी हो कि हमारा जितना भी टॉपिक हमने लिया है, हमारा जितना भी पॉपुलेशन हमने लिया है, उसके अंदर डाइवर्सिटी है, यानी कि उसके अंदर डिफरेंट क्लास के ग्रुप्स हैं, डिफरेंट क्लास के ग्रुप्स हैं। अगर हमें ये दिखाना हो तो उसके लिए हमें डिस्टिंक्टिवनेस करनी पड़ती है। और डिस्टिंक्टिवनेस करना क्या होता है? ये भी क्लासिफिकेशन का एक ऑब्जेक्ट है। तभी हम दिखा पाते हैं ना डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड को, है ना। तो इस तरह से हम अपने जो पूरा यूनिवर्स है उसको डिवर्सिफाई कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली। आगे आता है कंपेरेबिलिटी। हम किसी भी डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंट, इट मेक्स कंपेरेबल और द एस्टिमेटिव। इसमें कंपेयर करना आसान है, हमें भी पता है कंपेयर करना आसान है। जब भी हम 2 क्लासेस बना लेते हैं तो उन दोनों क्लासेस में कंपैरिजन करना इजी है। हमें पता चल जाता है कि हमने कौन से क्लास को चूज करना है और कौन से क्लास को रिजेक्ट करना है। क्लियर? तो कंपेरेबिलिटी इज पॉसिबल, ठीक है, थ्रू द क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट क्या होता है कि जब हम अपने डेटा को पूरा सिस्टमैटिकली अरेंज कर लेते हैं, सीक्वेंस वाइज अगर हम उनको अरेंज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारे पास साइंटिफिक अरेंजमेंट हो जाता है। क्योंकि साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि तरीके से हमने डेटा को अरेंज कर लिया, ठीक है, सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने डेटा को प्रॉपर तरीके से क्या किए हैं, उसको अरेंज किया है। अब प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि अब हमने डाटा कलेक्ट किया है, सपोज कर लो एजुकेटेड पर्सन्स हमने सारे कलेक्ट करने थे किसी भी एक टाउन के अंदर, तो हमने एजुकेटेड पर्सन्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो उन एजुकेटेड पर्सन्स में से हमने क्या करना है, जो हमारे ग्रुप के लिए चाहिए, जो हमारे सर्वे के लिए चाहिए, वो था कि मार्केटिंग लाइन में कौन काम कर सकता है। तो इट मीन्स हमने क्या किया, सीक्वेंस बना ली कि सबसे पहले एजुकेटेड पर्सन्स हमने उठा लिए, जितने भी थे उनको नोट डाउन कर लिया, और उनमें से किसकी डिग्री मार्केटिंग लाइन से जुड़ी हुई है तो उनको हमने नोट डाउन कर लिया। तो ये हो गया सिस्टमैटिक तरीके से हमने किसी भी डेटा को कलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव और इफेक्टिव। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव कैसे बनता है हमारा डेटा? क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा मोर अट्रैक्टिव। कैसे अट्रैक्टिव कर सकता है? क्योंकि क्लासिफिकेशन बनाने से हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं, जो भी हम उसको एक टेबल के थ्रू, एक चार्ट के थ्रू, अगर हम एक ग्रुप के थ्रू अगर समझाना चाहते हैं तो वो अट्रैक्टिव भी हो जाता है और उसको इफेक्ट भी हमारे उस सर्वे के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव क्लासिफिकेशन। दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए क्लासिफिकेशन के अंदर, कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है कि कॉम्प्रीहेंसिवनेस होना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिवनेस मतलब जो हमारा डेटा है तो इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव। कैसे? दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डेटा गेट्स इनटू सम ग्रुप। हम यहाँ पे हर एक आइटम को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। यहाँ पे हमें कोई आइटम को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे कोई भी आइटम हमारे जो रॉ डाटा के अंदर जितने भी हमारी पड़ी हुई हैं उनमें से हमने हर एक आइटम के ऊपर फोकस किया है कॉम्प्रीहेंसिव वे से। तो उनमें से किसी भी आइटम को छोड़ना नहीं है। छोड़ना की सेंस कि हमने सबको लेना ये जरूरी नहीं है, हमने सबके ऊपर फोकस करना है। तो जो आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट है, आपके टारगेट का पार्ट है, देन यू शुड इन्वॉल्व इन योर सर्वे, एंड अदरवाइज those items which are not related to the object of your survey that are rejected from the sample, तो उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इट मीन्स या तो आप एक्सक्लूड कर दोगे, एक्सक्लूड द आइटम, या फिर आप इंक्लूड कर दोगे। यानी कि कोई ना कोई एक काम आपको करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिव करना। क्लियर? या तो आप उसको आइटम को निकाल दोगे बिकॉज दिस आइटम इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर सर्वे, तो आपके अकॉर्डिंग के नहीं है, आपके टाइप के नहीं है, तो आप उसको बाहर निकाल देते हो। फिर एक आइटम जो आपके लगती है कि बाकी सारे आइटम आप उनको इन्वॉल्व करने वाले हो, तो सबके ऊपर ही हमारा ध्यान जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्रीहेंसिवनेस। आगे आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है इसका मतलब कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डाटा को शुड बी वेरी क्लियर एंड सिंपल। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए हमारा जो डेटा है वो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। नो कन्फ्यूजन्स अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ एनी आइटम इन अ ग्रुप। हमें पता है कि कौन सी आइटम कौन से ग्रुप के अंदर जानी चाहिए, इसकी पूरी क्लैरिटी होती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अबव 50 वाले यहाँ पे आएंगे और बिलो 50 kg वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन का क्लैरिटी भी होनी चाहिए इसके अंदर कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें इजीली। होमोजेनिटी, यहाँ पे जो भी हम सैंपल लेते हैं दे शुड बी होमोजेनेटिक, यानी कि एक जैसे ही होनी चाहिए, सेम। होमोजेनेटिक का मतलब होता है सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डेटा ले रहे हैं तो इसमें कुछ पर्सन्स जो है वो हमारे डेटा के अकॉर्डिंगली हैं, सैंपल के अकॉर्डिंगली, और कुछ जो आइटम्स हैं वो हमारे एट्रीब्यूट, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, सारे सैंपल सेम होने चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए उनके अंदर, तो सिमिलर टू ईच अदर होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के जैसे ही होनी चाहिए, तभी हम उनमें से क्या कर सकते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके बाद आता है कि सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी मतलब कि ये जो सैंपल है ये कहाँ पे सूट करता है। द कॉम्पोजिशन ऑफ द क्लासेस मस्ट सूट द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी। हमारी इंक्वायरी क्या है उसके ऊपर सूट करता है। सपोज कर लो कि अगर हमने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमने उनसे उनकी इनकम, कितनी उनको पॉकेट मनी मिलती है और कितना वो खर्च करते हैं, अगर क्लास में ये चीज़ पता करने वाले हैं, ठीक है, तो हमारी इंक्वायरी के लिए यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसकी जगह पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू आवर
सर्वे, तो हमें यहाँ पे सर्वे के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये पूछना है कि उनको इनकम कितनी मिलती है, घर से पॉकेट मनी कितनी मिलती है और वो कितना खर्च करते हैं उसमें से, दैट्स इट। तो इट मीन्स आपकी इंक्वायरी के लिए जो चीज़ सूट करती है आपने सिर्फ वही डेटा यहाँ पे क्लासीफाई करना है। हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन जो आप लेते हो, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब स्टैटिस्टिक रीड किया था तो हम कह रहे थे कि बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी हम कलेक्ट कर लेते हैं डेटे के साथ साथ, है ना। जब हम इन्फॉर्मेशन लेने चाहते हैं पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, तो कितने मेंबर्स हैं, क्या क्या जॉब करते हैं, कितने वर्किंग में हैं, कितने हाउस वर्कर्स हैं, तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देते हैं। वो हो जाती है डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन। लेकिन हमें अपने सर्वे के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन के साथ ही आप क्लासिफिकेशन करोगे, अदर इन्फॉर्मेशन को आप इग्नोर कर दोगे। क्लियर। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब कि जो आपका डेटा है इट शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेम सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब कि दिस इज द बेस शुड नॉट चेंज विद द ईच इन्वेस्टिगेशन। जैसे आपने कोई डेटा तैयार किया, जैसे एक इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, तो जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर ने डेटा कलेक्ट किया तो वही डेटा जो सेट आपने बना दिया, अगर किसी और पर्सन ने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा वो डेटा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा था ना कि एक के बाद दूसरा भी इन्वेस्टिगेटर उसी डेटे को यूज कर सकता है, तो वो डेटे में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो क्लासिफिकेशन का ये भी एक मेन पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होनी चाहिए कि उस डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं, एज इट इज जो वो एक पर्सन यूज कर रहा है तो वो सेम इंफॉर्मेशन कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटर भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, यूज कर सकता है। इलास्टिक, हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर इलास्टिक का एक कंसेप्ट होना जरूरी है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर अगर चाहें तो वो चेंजेस कर सकते हैं। इतना हम अपने क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए कि हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें तो वी कैन चेंज आवर क्लासेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि क्लासिफिकेशन करने को ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं इनको क्लासीफाई करने के, अलग अलग इनके काइंड्स हैं। फर्स्ट है ज्योग्राफिकली और स्पेशियल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन का मतलब कि ये पूरे का पूरा लोकेशन वाइज या ज्योग्राफिकली एरिया वाइज बेस्ड होता है। इस तरह के डेटा को डिफरेंटली हमने क्लासीफाई करना। सपोज यहाँ पे एग्जांपल ली है हमने, नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग साइकिल इन 2005 अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। अब हमने यहाँ पे ज्योग्राफिकली वाइज कर रहे हैं, लोकेशन वाइज बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सिर्फ लोकेशंस लिखी हैं, यानी कि पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर कितनी नंबर ऑफ फर्म्स हैं जो साइकिल्स बनाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25। इसके अंदर इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम ज्योग्राफिकली और स्पेशल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ताकि यहाँ पे हमें सिर्फ लोकेशन या ज्योग्राफिकली एरिया वाइज प्लेस को ही कंसीडर करना है और प्लेस वाइज हमने यहाँ पे डेटा को कलेक्ट किया है। ये इस तरह की क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जो टाइम पीरियड को कंसीडर करता है। व्हेन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ टाइम को नोटिस करेंगे, इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ फर्म, अगर हमें 2004 या 5 या 2019 और 2020 में यहाँ पे सेल की बात करें, किसी भी फर्म की हम सेल ले रहे हैं 2003, 4, 5 के अंदर, तो सेल इनकी यहाँ पे दे रखी है 80 लाख, 90 लाख और 95 लाख। इट मीन्स ये क्या है, हमने टाइम को नोटिस करते हुए हर साल हमने उस फर्म के डाटा को चेक किया कि उनकी सेल जो है एवरी ईयर इट वाज इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज हो रही थी, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसे नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक कि इसके अलावा कोई और क्लासिफिकेशन है। यस, दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी वाइज। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज और द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। जो भी हमें डेटा दिया गया है, क्वालिटीज है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उनका डेटा, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कर देना है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला था कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन के बीच में, रिच और पुअर के बीच में, है ना, तो इस तरह की हमारे पास क्वालिटेटिव वे से क्लासिफिकेशन हो जाती है।
इसके दो पार्ट हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन और सेकंड है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू dichotomy. This is because data are divided on the basis of existence or absence of the quality. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस है, डाइकोटमी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सेपरेशन करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, दैट एग्जिस्ट बिटवीन द थिंग्स। तो दैट इज मीन्स कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम एग्जिट उसके अंदर रखते हैं और कुछ चीज हम कहते हैं जो बाहर निकल गई, एब्सेंट है उस पर्सन के अंदर। कोई चीज के अंदर सारी क्वालिटीज नहीं होती, कुछ एग्जिट्स होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। तो उस तरीके से हम अपनी डेटा को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि अगर हमने पर्सन एक टाउन के अंदर काउंटिंग करनी है तो कुछ हेल्दी मिलेंगे, कुछ अनहेल्दी मिलेंगे, कुछ एजुकेटेड मिलेंगे, कुछ अनएजुकेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी वो लोकेलिटी या टाउन एक ही ग्रुप की नहीं होगी, तो कुछ एग्जिस्ट करता है और कुछ नहीं करते हैं। तो दैट इज द डाइकोटोमी, मतलब अकॉर्डिंग टू डाइकोटोमी वी कैन क्लासीफाई सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मैनी का नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि मैनी की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ की बात कर रहे हैं। जब क्लासिफिकेशन हमारी होती है व्हेन मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक से ज़्यादा अगर हम एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, तब हम बोलते हैं कि मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन अब हमने करना है। It is data are classified according to their qualities. Again, it is classified by other quality. पहले हम किसी एक क्वालिटी वाइज उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर से कोई अदर क्वालिटी, उसके बाद फिर से अगेन कोई अदर क्वालिटी, उसको नंबर ऑफ टाइम हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं किसी भी एक डेटा को। तो हम कहते हैं कि ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन अब हो गई, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ फैक्ट्री हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स एन एग्जाम्पल ऑफ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में यहाँ पे स्किल्ड पर्सन हमने लिए हैं और यहाँ पे हम अनस्किल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड दो तरीके से पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद स्किल्ड के भी आगे हम लिटरेट्स और इलिटरेट्स पर्सन पढ़ रहे हैं। सेम अनस्किल्ड के भी हम पढ़ रहे हैं कि लिटरेट पर्सन कौन से हैं और इलिटरेट्स पर्सन कौन से हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चेकआउट किया कि अर्बन और रूरल और अर्बन एरिया के अंदर कौन कौन से हैं लिटरेट पर्सन्स, और सिमिलर इलिटरेट्स में भी हमने यही चीज़ देखी। और सेम हमने यहाँ पे भी वही चीज़ देखी, रूरल और अर्बन के अंदर वो कितने पर्सन्स हैं जो लिटरेट्स हैं, और सिमिलर इलिटरेट पर्सन्स भी हमने चेकआउट करना है दोबारा, रूरल एरिया के अंदर कितने हैं और अर्बन एरिया के अंदर कितने हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि हमने मेनी टाइम्स अपने क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया। पहले स्किल्ड और अनस्किल्ड को देखा, फिर उसके बाद वन टाइम फिर हमने उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उनको डिवाइड किया, फिर अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हमने उनको फिर से डिवाइड किया। इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर। लास्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल जैसे कि हमें नेम से पता चलता है नंबर वाइज क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेस पे हम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एक फर्म है, स्मॉल स्केल फर्म है, उसका हमें डेटा जो है वो लेना है, एनुअल प्रॉफिट हमें चेकआउट करना है, ठीक है। तो एनुअल प्रॉफिट हम रुपीज के अंदर इसको ले रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है जिसके अंदर लिखनी है वो यूनिट हमें पता होनी चाहिए। रुपीज हमारे लिए क्या है, यूनिट, क्योंकि रुपीज के अंदर ही हम प्रॉफिट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जिनकी 0 से 1 लाख के बीच में प्रॉफिट कमाती हैं, ऐसी 5 फर्में हैं यूपी के अंदर। जो 4 लाख से 5 लाख के बीच में कमाती हैं, ऐसी 400 फर्म्स हैं यूपी के अंदर। तो इट मीन्स इस डाटा को हमने क्या किया, न्यूमेरिकली क्लासीफाई कर दिया। क्लियर। इसके अलावा हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें हाइट पता करनी है तो हाइट के लिए भी हम 5 फीट 7 इंचेस इस तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म ले सकते हैं। अगर हमें किसी का वेट पता करना है तो वेट के लिए हमने 60 kg 50 kg इस तरह से हमने टर्म्स ली हैं। तो ये टर्म्स क्या ली हैं हमने, kg, यहाँ पे इंचेस यानी कि सेंटीमीटर्स में हम लेते हैं हाइट को, और यहाँ पे kg की फॉर्म में हम ले रहे हैं वेट को। तो ये दोनों ही क्या हो गए, यूनिट्स। तो हमें किसी न किसी यूनिट के अंदर ही हमें क्लासीफाई करना हो, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो ये थे आपके सारे क्लासिफिकेशंस जिस तरह से भी आपको पेपर में आ सकते हैं। ये बहुत ईजी है, इनमें से कोई भी क्लासिफिकेशन आपको आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉनिकल क्या होता है, ज्योग्राफिकली कैसे करते हैं, मैनीफोल्ड या सिंपल कैसे होता है, या फिर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो अभी हम करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स।
वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट। इसका मतलब ही होता है चेंज होना। वेरिएबल का मतलब क्या है? ये अपने आप में चेंज होने को कहते हैं, ठीक है। विच कैन बी मेजर्ड बाय सम यूनिट, इसमें हम कोई ना कोई यूनिट लेते हैं। जैसे हमने बोला था वेट, हाइट, ये सब क्या है? ये यूनिट्स हैं और इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। यहाँ पे मिली है वेट, तो वेट क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि वेट चेंज होता रहता है, हाइट चेंज होती रहती है, एज चेंज होती रहती है। तो जो भी हम अपने डेटा के लिए चूज करते हैं, कोई भी यूनिट हम ऊपर लिख देते हैं, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर हम मेंशन करते हैं डेटा के, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स दो तरह से होते हैं, फर्स्ट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? दीज आर दोज वेरिएबल दैट इंक्रीज इन जम्प्स और इन कंप्लीट नंबर्स। इंक्रीज इन जम्प्स मतलब कि वो शॉर्टकट नहीं लेते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, सीधा डायरेक्ट जंप करते हैं, कंप्लीट नंबर बन जाते हैं। जैसे कि 1, 2, 15, 18, 20 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं ये वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं, क्लियर। तो इसके बाद आता है, अब आप पूछोगे कि मैम हाइट को तो, वेट को तो हम लिख सकते हैं 15 kg, 18 kg, लेकिन हम हाइट को कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक और वेरिएबल भी सामने लिखा हुआ है जिसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको हम कंप्लीट नंबर में लिख सकते हैं, उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं, उनको हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं। These variables are increased continuously और in fractions, या तो हम उसको fractions में लिखते हैं। जैसे कि हाइट की ही बात कर रहे थे हम, तो हाइट हमने लिखा कि 5 फीट 7 इंचेस उसकी हाइट है, 5 फीट 6 इंचेस दूसरे बच्चे की हाइट है, तो इट मीन्स क्या हो गया? ये हमारे लिए वेरिएबल्स फ्रैक्शंस में हो गए। वैल्यू इज सम रेंज, और इसके अलावा ये जो हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है ये रेंज के अंदर भी हो सकता है। रेंज मतलब जैसे 0 से 2 तक की रेंज के बच्चों ने कितने मार्क्स लिए, 2 से 4 में कितने बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स लिए, 4 से 6 नंबर जिसके हैं वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स लिए। तो इस तरह से भी हम कई बार रेंज ले लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो ये हमारा पॉइंट था वेरिएबल्स का। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे कि एट्रीब्यूट और वेरिएबल में क्या फर्क होता है। एट्रीब्यूट और वेरिएबल के बीच में क्या फर्क होता है। वेरिएबल तो आपने देख ही लिया, वेरिएबल का मतलब जो आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। एट्रीब्यूट मतलब कि किसी एक बच्चे की हम बात करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि आपका जो हेयर का कलर है वो जो है टाइम टू टाइम बदल जाता है, ठीक है। तो अगर कलर हेयर की बात करते हैं, कलर ऑफ हेयर, तो बालों का कलर जो चेंज होता है तो ओवर टाइम वो बदलता ही रहता है धीरे धीरे। जैसे भी हम कलर एज के अकॉर्डिंगली कह लो या जैसे भी, तो वो चेंज हो रहा है अगर किसी का, तो उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल टर्म हमने इस्तेमाल नहीं करी। वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसमें न्यूमेरिकल टर्म्स हमें यूज करनी पड़ती है, वो उसी को ही हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के वेरिएबल नहीं होता, वो सिर्फ एट्रीब्यूट कहलाता है। चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, चेंज यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे कलर का चेंज होना ये एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर किसी बच्चे की हाइट चेंज होती है, 5 फुट 6 इंच लास्ट ईयर में थी, लेकिन अगले ही साल हमने उसकी दोबारा मेजरमेंट किया तो 5 फीट 7 इंच इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो चेंज यहाँ पे भी आया, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि चेंज होना इसका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज होना ही है। वेरिएबल का मतलब ही चेंज है। एट्रीब्यूट चेंजेस इसमें भी आती है, लेकिन उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, क्वालिटी वाइज देखते हैं कि उसकी कलर, उनके हेयर का चेंज हो गया। तो ये भी एक पॉइंट था जो हमने आज डिस्कस करना था कि एट्रीब्यूट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन होती है रीड करते हुए कि एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स क्या होती हैं। आज हमने टॉपिक थोड़ा ज़्यादा किया क्योंकि इसमें बहुत ईजी था ये चैप्टर स्टार्टिंग से ही, और इसमें आपको आसानी से हो जाएगा, इसीलिए हमने इतना कवर कर लिया। नेक्स्ट वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।